हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबको मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्पेशल मैथ का क्लास चला रहे हैं आप सबके लिए, जिसमें नंबर सिस्टम सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है। नंबर सिस्टम का पहला वीडियो लेक्चर आप सबके लिए हमने प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी ज़रूर देखें। ये नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो लेक्चर है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आज के इस शानदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और इसमें आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। देखिए, सबसे बड़ी संख्या, जब बात सबसे बड़ी संख्या की होती है, जब सबसे बड़ी संख्या की बात हो तो आप वहां पर एचसीएफ समझिएगा। एचसीएफ की बात हो रही है, आप वहां पर समझिएगा। पहले सवाल को समझ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बता दीजिए जिससे अगर हम 258 को भाग करते हैं, आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसके द्वारा अगर हम 258 में भाग करते हैं तो शेष क्या बचे 2, और 323 को भाग करते हैं तो शेष क्या बचे 3। यह आपका सवाल है। तो जब बात बड़ी से बड़ी संख्या की हो तो आपको समझ जाना है कि वहां पर एचसीएफ की बात हो रही है। और एचसीएफ के सवाल में अगर शेष की बात हो, शेष मतलब शेष बचाने की बात हो, तो हम लोग करते क्या है कि पहले दी गई संख्या में से शेष को घटा लेते हैं। शेष को घटा लेते हैं और उसके बाद से जो संख्या बचती हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो 258 की रेस्पेक्ट में शेष क्या है 2 है, तो हम 258 में से 2 घटाएंगे, 2 से क्या आएगा 56, और 323 के रिस्पेक्ट में शेष कितना है 3, तो 3 घटाएंगे क्या आएगा 320। यानी कि अब हम लोग 256 और 320 का एचसीएफ निकाल देंगे, और जो एचसीएफ आएगा वही वो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसके द्वारा अगर आप जो 258 को भाग करेंगे तो शेष 2 आएगा, और 323 में भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 3 आएगा। बात समझ आ रहा है। अब यहां पर एचसीएफ आप कैसे निकालिएगा, तो जब भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है तो आप करिए क्या कि दोनों का आप अंतर ले लीजिएगा। दोनों का आप क्या करेंगे अंतर। तो 256 और 320 का अंतर की बात करें तो 64 आ जाएगा, 64। अब जो अंतर आया, अगर उस अंतर से दोनों में से प्रत्येक संख्या विभाजित हो रही है तो आपका वही अंतर एचसीएफ बन जाएगा। 64 अंतर आया है, 64 से 256 4 बार में कटेगा, जबकि 64 से 320 5 बार में कट जाएगा। अर्थात दोनों संख्याएं 64 से विभाजित हो रही हैं, तो एचसीएफ कितना हो गया 64, एचसीएफ 64 हो गया। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या भी कितनी हो गई 64 हो गई। आपके आंसर क्या हो गया 64 है। ऑप्शन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। बात क्लियर। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर यहां पे 64 से विभाजित नहीं होता, तो 64 से विभाजित नहीं होता तो हम करते क्या, तो हम लोग वैसे केस में फिर 64 का 1/2 करते हैं, और फिर हम चेक करते हैं कि 1/2 करने के बाद जो संख्या आ रही है क्या उससे 256 और 320 कट रहा है। अगर कट जाता तो एचसीएफ वो हो जाता, लेकिन फिलहाल आपको क्या है कि 64 से दोनों कट जा रहे हैं, अर्थात एचसीएफ कितना हो गया 64 हो गया, आंसर कितना हो गया 64 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आज का सेकेंड क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिखेगा, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य है, तो देखिए 6 से विभाज्यता का सीधे तौर पर कोई रूल होता नहीं है। 6 से विभाज्यता का रूल डिपेंड करता है 2 और 3 पे। 2 और किस पर 3 पर। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाता है कि 12 से विभाज्यता का नियम बनाइए, 12 से विभाज्यता का नियम बनाइए,
तो 12 को हम क्या कर सकते थे, 4 गुणे 3, 4 3 12। तो 12 का विभाज्यता का नियम डिपेंड करेगा 4 और 3 पर। बात क्लियर है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि हम 12 को 2 गुणे 6 भी तो लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग 12 का विभाज्यता का नियम 2 और 6 पे डिपेंड नहीं करेगा? तो देखो, जब भी हम लोग विभाज्यता का नियम बनाते हैं, वो चाहे 6 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे आप मान लीजिए कि हमको बनाना हो 99 का, तो उसमें हम करते क्या है कि संख्या को ऐसे 2 नंबर में तोड़ते हैं, ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ते हैं कि उनका एलसीएम 1 आ जाए। एलसीएम कितना हो जाए, 1 आ जाए। तो देखो 6 की हम बात किए, तो 6 को हमने ऐसे 2 नंबर में तोड़ा, देखो यहाँ पे 2 और 3 में तोड़ा कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाए, 1। उसी प्रकार से 12 की बात किए, तो 12 को हम लोग 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 गुणे 6 लिखिएगा तो 2 और 6 का एलसीएम 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन 12 को आप लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1। यानी कि जब कोई संख्या 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो वो संख्या निश्चित तौर पर 12 से भी कटेगी। जब कोई संख्या 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, तो वो संख्या निश्चित तौर पर 6 से भी कटेगी। इसी प्रकार से अगर आपको 99 का रूल बनाना हो, 99 का, तो 99 को लिख सकते हैं 11 गुणे 9। 11 और 9 का एलसीएम भी कितना आएगा, 1 आएगा। एलसीएम भी कितना आएगा, 1। यानी कि जब कोई संख्या 11 से कटे और 9 से कटे, तो निश्चित तौर पर संख्या 99 से भी कटेगी। बात क्लियर है। अब देखो, लिखने के लिए आप 99 को लिख सकते हैं 3 गुणे 33 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 और 33 का एलसीएम निकालिएगा तो 1 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए हम 99 का जो रूल है 3 और 33 पर सेट नहीं करेंगे। 99 का रूल हम लोग 11 और 9 पर सेट कर देंगे। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, यानी कि जब जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, वो संख्या निश्चित तौर पर किससे कटेगी, 6 से कटेगी। बात क्लियर है। पहला ऑप्शन क्या है, तो 1 2 3 7 और क्या है 8, ऐसे दिया है। तो देखो, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या की इकाई का जो अंक है वो 2 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखो, संख्या का इकाई का अंक 8 है, जो 2 से कटने वाला है, मतलब ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब हमको 3 का रूल चेक कर लेना है, 3 का। तो 3 का रूल आपका ये कहता है कि अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए, तो 3 से कटना चाहिए। 3 से कटना चाहिए, तो अंकों का योगफल निकालेंगे आप, तो 8 7 15 हो गया, 15 और 3 कितना हो गया, 18, और 3 कितना, 21। अंकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आएगा, 21, जो कि 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या 3 से भी कट रही है, साथ में 2 से भी कट रही है, तो निश्चित तौर पर ये 6 से भी कटेगी, क्योंकि 6 का रूल किस पर डिपेंड है, 2 और 3 पर है। तो ये आपको पहला जो ऑप्शन है वही आपका आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है। तो ये दूसरा सवाल था, क्लियर। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, संख्या आपको क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 987x ऐसे दिया है, फिर आपको 5 और क्या है 4 ऐसे संख्या दिया है। संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुनें, ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। मतलब x का मान ऐसा क्या होना चाहिए जिसके चलते ये पूरी संख्या 6 से कट जाए। तो देखो, 6 से अभी आपको रूल बताए भी कि 6 का मतलब हमको चेक करना पड़ेगा 2 का रूल और 3 का रूल, यानी कि जब संख्या 2 से कट जाए और संख्या 3 से भी कट जाए, तो निश्चित तौर पे 6 से भी कट जाएगी। बात क्लियर है। तो अब देखो, अगर हम इस संख्या की बात करें तो 2 से रूल क्या है कि भाई संख्या का इकाई अंक 2 से कटना चाहिए। 4 है जो 2 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो 2 का रूल तो सेट हो गया। अब हमको 3 का रूल सेट करना है। 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योगफल किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, यह रूल है। या फिर 3 का एक और रूल होता है कि आप दी गई संख्या में वैसे अंक को हटाते जाइए जो सीधे तौर पर 3 से कट रहा है। जैसे अगर आप देखें तो 9 जो है 3 से कट जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा, वो भी 3 से कट जाएगा।
फिर बचेगा क्या, तो बचेगा 5 और 4 क्या 9, 9 भी 3 से कट जाएगा। अब हमारे पास केवल क्या बच गया, x बच गया, केवल क्या बच गया x। तो x का ऐसा मान क्या हो जो 3 से कट जाए। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में है 2 5 3 1। तो 3 से कटने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी तो ये कटेगा। अर्थात x का मान क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर है। देखो ये तो 2 से कट ही रहा है, 2 से कट रहा है, केवल हमको क्या चेक करना था 3 से कटने का नियम। तो 3 से कटने का नियम क्या है कि भाई ऐसा कोई अंक दिख रहा है जो 3 से कट रहा है, उसको आप हटाते जाइए। तो लास्ट में क्या बच रहा है x। तो x का ऐसा मान क्या हो जो 3 से कटे, तो 3 होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता, 5 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, क्या बचेगा 3। 3 आपका आंसर हो गया। बात क्लियर। तो ये तीसरा सवाल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या कर रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। 12 से विभाजित मतलब हमको चेक करना पड़ेगा 4 और 3, यानी कि जब कोई संख्या अगर 4 से भी कट रही है और वो 3 से भी कट रही है तो निश्चित तौर पर वो 12 से भी कटेगी। तो 4 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम यह है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। इस मान लीजिए हम समझाने के लिए ले रहे हैं, अपने से नंबर एक ले रहे हैं। इस मान लीजिए कि 4 6 2 8 ये हमने संख्या अपने से ले लिया। अगर ये हमको चेक करना हो कि ये 4 से कटे कि नहीं कटेगी, तो आप क्या कीजिए कि संख्या के अंतिम 2 अंकों से संख्या जो बन रही है उसमें आप 4 से भाग करके देखिए। तो अंतिम 2 अंकों से संख्या क्या बन रही है 28, इसमें 4 से भाग करेंगे, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी कट जाएगी। बात क्लियर है। तो 4 का रूल बस ये होता है कि अंतिम 2 अंक को हमको चेक करना होता है। अगर 4 से कट रहा है तो 4 से पूरी संख्या भी कटेगी, 4 से अगर वो नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। बाकी 3 का रूल तो हमने यहाँ पर भी बताया और इधर भी हमने समझाया था। ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ऑप्शन में देखें तो हर एक जो ऑप्शन है उसके हर एक के संख्या के लास्ट में 12 है। आपके पास ऑप्शन जो अवेलेबल है और 12 4 से कट जाएगा, यानी कि हर एक ऑप्शन में जो संख्या दी गई है वो 4 से कटने वाली है। अब हमको बच क्या गया 3 का रूल। 3 का रूल यानी कि अब हमको चेक करना बाकी रह गया कि इसमें से कौन सी एक संख्या है जो 3 से कटेगी। पहला ऑप्शन की हम बात करते हैं तो 9 3 4 1 2। ठीक है, 9 3 4 1 2 है। तो देखो ये 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 2 6 1 7, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये आपके आंसर नहीं होगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरा तो उसमें क्या है 6 3 4 1 2, 4 1 2, 6 कट गया, 3 कट गया, ये नहीं कटेगा, यानी कि ये भी आपको संख्या 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगी तो 12 से भी नहीं कटेगी। ये तो 4 से वो कट ही जाएगी। देखो यहाँ पे 12 लास्ट में है और 12 4 से कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी, लेकिन 3 से नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटेगी तो 12 से भी नहीं कटेगी। बात क्लियर। ऑप्शन हम सी की बात करते हैं, सी। तो 7 3 4 1 2 क्लियर। तो 3 खत्म, 3 से कट जाएगा। और देखो यहां से 7 4 11 1 12 आ 2 14, ये 3 से नहीं कटेगा। अब लास्ट वाला ऑप्शन जब 3 आपका आंसर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि चौथा ऑप्शन आपका आंसर होना ही होना है। चेक कर लेते हैं। 8 3 4 1 2 दिया है। क्लियर। तो देखो यहां से 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, 8 है क्या 9 ये भी कट जाएगा, यानी कि ये जो संख्या है 3 से कट रही है। अब 4 से तो कट ही रही है, तो निश्चित तौर पर किससे कटेगी 12 से कटेगी। यह आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये आज का चौथा सवाल है, ये आपका चौथा क्वेश्चन रहा। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब बात विभाजित होने की होती है तो वहां पर सबसे पहले हम करते क्या है भाग। क्या करते हैं भाग।
तो किससे भाग करेंगे? 29 से। किस में भाग करेंगे? तो 1265 में। सवाल क्या है? तो सवाल ये है कि हम 1265 में से क्या घटा दें? क्या घटा दें कि घटाने के बाद से जो संख्या बचेगी वो किससे कट जाए? 29 से कट जाए। बात क्लियर? तो जब भी घटाने की बात आती है तो हम लोग करते क्या है कि पहले भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद से शेष आएगा कुछ, और जो शेष आता है वही आप घटा देते हैं। वही आप घटाएंगे तो घटाने के बाद से जो संख्या मिलेगी वो संख्या भाजक जो दिया रहेगा उससे वो पूरा पूरा कट जाती है। बात क्लियर? तो पहले हम 29 से भाग कर रहे हैं, तो 29 से अगर भाग कीजिएगा, ठीक है, तो 4 बार में जाएगा ये। 9 चौका 36 हो गया, और 4 दूना के 8 और 3 11। कितना बचेगा? 10। 5 उतरेगा, 1 से 5 हो गया। फिर 29 से भाग करेंगे कितने बार में? 3 बार में। तो 9 3 27, 3 में 6 और 2 कितना हो गया? 8। घटाएंगे यहाँ पे तो 13 और 5 कितना हो गया? 18। तो देखो 18 शेष बच रहा है। तो आपसे बोला है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर यहाँ पे शेष 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये 29 से ये वाली जो संख्या है पूरा पूरा विभाजित हो रही है, लेकिन शेष कितना आ रहा है? 18। तो 18 शेष आ रहा है। अगर हम 18 इसमें से कम कर दें, 1265 में से 18 कम कर दें, तो जाहिर सी बात है कि अब 18 शेष नहीं आएगा। वहाँ पर शेष क्या आने लगेगा? तो 0 आने लगेगा। और जब शेष 0 आने लगेगा तो हम ये कहेंगे कि 29 से यहाँ वाली जो संख्या है वो पूरा पूरा क्या हो रही है? कट रही है, विभाजित हो रही है। तो सवाल बस ये है कि हम इसमें से क्या घटा दें कि जो संख्या बचे 29 से पूरा पूरा कट जाए। तो हमको क्या घटाना पड़ेगा? 18। इस टाइप के सवाल में जो भी आपको शेष बचे उसी शेष को हमको घटाना होता है, अर्थात वही आपका क्या बनता है? आंसर बन जाता है। तो आंसर क्या बनेगा? 18 बन जाएगा। बात क्लियर है? इसको याद रखना है आपको कि जो शेष बचेगा वही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तो शेष कितना बन रहा है? 18। वो आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। बात क्लियर? उम्मीद है इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा दें ताकि आप आगे हम लिख पाए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आज के छठे सवाल पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पे आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ें कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बात जब भी विभाजित की हो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाग। किससे भाग करेंगे? 11 से। किसमें? 17 से। 1739 में भाग कीजिएगा। 11 कम 11 क्या बच गया? 6 3 11 पचे 55, फिर कितना हो गया? 5 और 3 ये 8 9, 11 8 88 हो गया। कितना बच गया? 1। शेष कितना आ रहा है? 1। देखो जब पूर्ण विभाजित होने की बात होती है, पूर्ण विभाजित, तो अगर यहां पे शेष 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो भी हम कहेंगे कि 11 से यहां वाली जो संख्या है वो पूरा पूरा विभाजित हो रही है। और शेष 0 लाने के लिए, चूंकि शेष 1 आ रहा है, शेष 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और घटाने वाला जो काम है इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, अभी जो 5वां सवाल हमने देखा उसमें किया था, लेकिन इसमें जोड़ने की बात कही जा रही है। जोड़ने की बात कही जा रही है, तो घटा तो हम नहीं सकते। यहां पे घटाने की जब बात होती है तो हम कितना घटा देते हैं? 1 घटा देते हैं। यहां पे जोड़ने की बात हो रही है। तो अब ये बताओ कि अगर यहां पे चूंकि आप किससे भाग करें? 11 से। अगर हम इस 1 को 11 बना दें तो फिर से एक बार भाग लग जाएगा, और जब फिर से एक भाग लग जाएगा तो फिर अगले स्टेप में से 0 आएगा। अब फिर से 0 आएगा तो मतलब कि 11 से यहां वाली संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो 1 को हमें 11 बना देना है। 1 को 11 बना देना है ताकि पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 1 को 11 बनाने का मतलब क्या हो गया कि हमको 1 में जोड़ना पड़ेगा कितना? 10। कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। और वही आपसे पूछा है कि हम कम से कम क्या जोड़ें
तो कम से कम हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर है, कम से कम क्या जोड़ना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो इस टाइप के सवाल में, अभी इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें क्या था, तो उसमें आपको घटाने की बात थी, तो घटाने की जब बात होगी तो शेष घटा देंगे, अर्थात जो शेष बचेगा वही आपके आंसर हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के सवाल में जब जोड़ने की बात होती है तो जो भाजक होता है, भाजक कितना है 11, और जो शेष है, शेष दोनों का जो अंतर आता है, तो 11 और 1 का अंतर कितना है 10, उतना जोड़ना होता है और वही आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। बात क्लियर है। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, आज का 7वां सवाल। 7वां सवाल क्या कर रहा है, बोर्ड पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं है ये, एक्सप्रेशन है एक, प्लस ये x है और प्लस में क्या है 4, प्लस में 4 है। कह रहा है कि ये x - 5 से क्या है विभाजित है, x - 5 से क्या है विभाजित है। तो आपसे पूछा है कि a का मान क्या होगा। एकदम सवाल पहले समझ लो भाई, ये जो है ये वाला जो है ये x - 5 से विभाजित है, तो इसमें a का मान आपसे पूछा है क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे करते हैं कि जिससे विभाजित होगा। अच्छा देखो ये x - 5 से विभाजित है, इसका मतलब ये हो गया कि x - 5 जो है इसका एक फैक्टर है, तो जिससे विभाजित होता है पहले हम उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। 0 के बराबर कर लेंगे, x - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आएगा 5। बात क्लियर, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब इस x के मान को जब आप एक्सप्रेशन में रखते हैं, इस व्यंजक में रखते हैं, तो इस पूरे व्यंजक का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बात क्लियर, याद रखिएगा 0 हो जाता है। तो अगर आप इसमें रखिएगा तो 3 गुणे x का मान 5, देखो यहाँ पे जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 5, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस a गुणे 5, x के बदले में 5 रख दिए प्लस में 4, और जब रख दिए x का मान 5 तो पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाता है। अब इसको हल कीजिएगा तो देखो ये 5 के स्क्वायर 25 थे 75 हो जाएगा, यहां पे लिख देते हैं हम 75 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा 5a प्लस a 4 इक्वल टू क्या 0। तो 5a इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं 75 4 79 हो जाएगा, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो इसलिए a बराबर -79 अपन कितना 5। क्लियर। अब आपको देखना है कि ऑप्शन कैसे दिया है, ऑप्शन कैसे दिया है। तो पहले हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसको पूरा भाग करना पड़ेगा, भाग कर लेते हैं। तो 15 × 75 4 5 8 40, यानी कि -15 कितना 8, ऑप्शन हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, सी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का ये 8वां सवाल है। 8वां सवाल इसमें कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम संख्या। अच्छा देखो जब हम विषम संख्या की बात करते हैं, जिससे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसा हम सीरीज लिखे हैं, तो इसमें 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है। क्लियर। तो विषम संख्या कब मिलेगी, जब आप इसमें एक, अगर आपको 3 तक पहुंचना है तो अगर आप 1 में 2 जोड़ेंगे तब ना विषम 3 मिलेगा। फिर अगर आपको 5 पर पहुंचना है तो फिर 3 में 2 जोड़ेंगे तब ना फिर 5 मिलेगा। यानी कि अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमको पिछले वाली विषम संख्या में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि एक विषम संख्या, पहली विषम संख्या x मान लिए, तो उसका अगली वाली क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। इसका अगले वाली क्या होगी, तो इससे 2 ज्यादा, देखो 5 जो है 3 से 2 ज्यादा है। 5 की अगली विषम संख्या क्या होगी, तो 7, जो कि 5 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं।
हमने मान लिया कि पहली विषम संख्या x है, तो उसके आगे वाली विषम संख्या x + 2 होगी, इसके आगे वाली विषम संख्या क्या होगी, तो x + 4 हो जाएगी। x + 4 क्यों होगी, क्योंकि इससे वो 2 ज्यादा होगी, तो 2 ज्यादा करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर। तो 3 क्रमागत विषम संख्या हमने ऐसे ले ली है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इन सबका योगफल करेंगे तो देखो सबको जोड़ेंगे तो 1 से x 3x हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हो गया। इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या 1 से, अर्थात 20 अधिक होने का मतलब क्या, दोनों के बीच, दोनों मतलब कि तीनों का योगफल और पहली संख्या के बीच अंतर जो है वो 20 का। बात क्लियर। अंतर 20 का है, तो 3x में से x घटाएं कितना आएगा, 2x, प्लस में 6 बराबर 20 है, तो 2x बराबर कितना आ गया, 14, तो इसलिए x बराबर कितना आएगा, 7। और जब x बराबर 7 आ गया, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या x प्लस क्या है, 4 है, x का मान 7 है, तो 7 देखो इसको हल कीजिएगा तो 7 + 4 कितना हो गया, 11, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, 11 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया, 11। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज का ये 9वां क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। जिस देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे सीरीज लिखा, तो क्रमागत 1 2 3 4, ऐसे क्रमागत का मतलब एक एक का वृद्धि, एक एक का क्या जी, वृद्धि। तो अगर पहली संख्या को हम x मानते हैं, तो अगली संख्या क्या होगी, x + 1 होगी, उसके आगे वाली क्या होगी, x + 2 होगी, उसके अगले वाली क्या होगी, x + 3, एक एक बढ़ते जाएगा। क्रमागत मतलब होता है एक एक बढ़ते जाना। क्रमागत मतलब क्या होता है, एक एक बढ़ते जाना। ऐसे आपका एक एक बढ़ते जा रहा। बात क्लियर। अब कह रहा है कि इस पैटर्न की जो संख्या होगी वो निम्नलिखित में से किससे हमेशा विभाज्य होगी। तो हम करते क्या हैं, ठीक है, अच्छी से में देखो सवाल में क्या बोला है कि गुणनफल, क्या बोला है, गुणनफल मतलब कि सबको गुणा करना है, सबको क्या करना है, गुणा कर देना है, सबको गुणा कर देना है, सबको गुणा कर देना है। इस पैटर्न की जो संख्या होगी निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। निम्नलिखित मतलब 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है किससे विभाजित होगी। 10 से कटेगी, 22 से कटेगी, 24 से कटेगी, 48 से कटेगी। अब देखो यहाँ पर x हमने माना है, तो x का मान कुछ ना कुछ होगा। हम मान लेते हैं कि x का मान पहले क्या है, हम मान लेते हैं x बराबर पहले क्या, 1। तो जब x बराबर आप 1 रखिएगा, इसमें पुट कीजिएगा, तो देखो 1, a का 1 क्या, 2, a का 2 3, 1 और 3 4, गुणा करें कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब x बराबर हम 2 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 2, तो x के बदले में 2 हो गया, 2 1 ये 3 हो गया, 3 1 ये 2 2 4 हो जाएगा, और 2 और 3 ये 5 हो जाएगा। सबको गुणा करेंगे तो 5 का 20, 20 नहीं 60, 60 गुना के 120। क्लियर। तो x रखने पर, x बराबर 1 रखने पर इस पूरे वैल्यू का, इस पूरे एक्सप्रेशन का कह लीजिए कि मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। 2 रखने पर कितना 120 आ रहा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन 10 दिया है, तो 10 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो हमेशा विभाजित होगी। तो 10 से तो कभी कभी विभाजित हो रहा है, कहीं पर विभाजित हो रहा है, कहीं पर विभाजित नहीं हो रहा है। तो 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, हमेशा आपको विभाजित होने की बात कही जा रही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 22। तो देखो 22 से न ये कटेगा न ये कटेगा, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर 22 में नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, 24। तो 24 से देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ना। और चौथा ऑप्शन क्या है, 48। तो 48 से देखो न ये कटने वाला है और न ही ये कटने वाला है, ठीक है। यानी कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन सी में जो संख्या दी गई है
उसी संख्या से इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा और हमेशा कटेगा। और वो संख्या कौन सी है? 24। अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? 24 बन जाएगा। बात क्लियर है? इस क्वेश्चन के आंसर क्या बन जाएगा? 24। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के भी शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।